अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नया इम्तिहान शुरू हो गया है। हुकूमत बजट का दिफा तो कर रही है, मगर अपोजिशन को यकीन है कि हुकूमत अपने ही तय करदा अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेगी। नए टैक्सेस के बावजूद भी 5,550 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। इसी तरह अपोजिशन का दावा है कि बजट के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मगर इन सब इकदाम के बावजूद भी हुकूमत किसी एक शोबे में भी अपने ही तय करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकर अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत आइंदा बरस में 10,000 अरब का कर्जा लेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। अपोजिशन के खदशात अपनी जगह, मगर हुकूमत यह समझती है कि यह बजट एक बेहतरीन बजट है। मईशत को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया गया है और मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। हुकूमत तमाम अहदाफ हासिल कर लेगी। तहरीक इंसाफ के पहले बजट से मुतालिक ज़ाहिर है हुकूमतें हमेशा अपने बजट का दिफा करती हैं, अपोजिशन हमेशा उस पर तनकीद करती है। हमने एक ऐसी शख्सियत को प्रोग्राम में दावत दी है जिसका हुकूमत खुद बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। हुकूमती वुज़रा उनके नंबर्स, उनके आर्टिकल्स, उनकी किताब से जो चीज़ें हैं वो कोट कर रहे होते हैं। माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हुकूमत दिफा कर रही है, अपोजिशन तनकीद कर रही है। साल हर साल से यही होता आया है, बजट आने के बाद पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में यही होता है। आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में ये एक आइडियल बजट है, अहदाफ को हासिल करना मुमकिन हो सकेगा, या आप समझते हैं कि एक बेहतर बजट हो सकता था इस सूरत हाल में भी? मेरा तो ख्याल ये है कि बजट जो इस साल पेश किया गया उसका ताल्लुक़ मुल्क के माशी हालात से कुछ होना चाहिए था। इस लिहाज से कि आप देखिए इस साल आपके रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपके जो बड़े टैक्स बेसिस हैं जिसमें हमारा सनती शोबा जो है उसमें प्रोडक्शन में कमी आई है और इंपोर्ट्स के वॉल्यूम में भी कमी आई है। ये दो ज़रिए हैं जिससे हम टैक्स रेवेन्यू उठाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आप मुनासिब रेवेन्यू में इजाफा देखते। हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर आप 5,555 अरब के बजाय 5,000 अरब का टारगेट रखते तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता, जिस तकरीबन 25% इजाफा मुल्क के हालात को देखते हुए ये फीजिबल बट स्टिल चैलेंजिंग होता। दूसरी तरफ आपने जो ख़र्चों में इजाफा किया है, आपने इंटरेस्ट रेट बेशुमार बढ़ाकर 2 साल में आपने अपने सूद की पेमेंट को 80% बढ़ा दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप अगर इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से लिंक करते तो 12.25% के बजाय इस वक्त मुश्किल से वो 10% होता और उसके वजह से आपके तकरीबन 600 से 700 अरब की सेविंग होती। तो आप खर्चों में कोशिश करते कि कोई इकॉनमी हो। आपने करंट एक्सपेंडिचर जो है डेट सर्विसिंग को आप छोड़ दीजिए, अलावा हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर में जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस ने एक बेमिसाल एक ट्रेडिशन सेट किया है कि उन्होंने बिल्कुल इजाफा नहीं लिया बजट में। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बरक्स आपके सिविलियन इदारों के खर्चा जो है करंट एक्सपेंडिचर उसमें अभी भी 33% इजाफा। आप उसको भी कम करते, आप उसमें इजाफा, मैं डेट सर्विसिंग के अलावा की बात कर रहा हूँ, 12 से 15% इजाफा बहुत मुनासिब था। तो लिहाजा आपके पास एक स्ट्रेटजी ये होती कि और आप जो इंसेंटिव्स आपने दिए हुए थे वो कुछ अरसे के लिए रखते। आपने ज़ीरो रेटिंग बिल्कुल एक्सपोर्ट से हटा दिया, एक वक्त पे 17% पे लेके चले गए। एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा बुरी तरह से मुतासिर होगा। दूसरी तरफ आपने इन्वेस्टमेंट के जो इंसेंटिव्स थे जिसमें एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन अलाउंस था, जिसमें टैक्स क्रेडिट फॉर BMR वो आपने कम कर दिया, उसको कुछ को हटा दिया। तो इसमें एक स्ट्रेटेजिक जो चीज़ थी वो नज़र नहीं आई। बस ये कि IMF का इशारा कि 5,500 आप अरब के करीब रेवेन्यूज़ जनरेट करें, तो उस कोशिश में आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हर तरफ टैक्स का जाल फैला दिया है और ख़र्चों में कोई नुमाया तौर पर कमी नहीं आ रही है। तो बजट मुख्तलिफ होता, स्ट्रेटेजिक होता, मुनासिब टारगेट होता और इकॉनमी की जाती एक्सपेंडिचर।
मतलब आपने जैसे कहा कि 5,000 अरब तक का टारगेट रखते, अब इस हुकूमत ने बजट में बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है कि एक टाइट बजट है जिसमें ये कहा हुआ है कि हम स्टेट बैंक से भी नहीं प्रिंट करेंगे पैसे। तो अगर ये 5,000 अरब का रखते हैं तो 500-550 अरब के लिए फिर स्टेट बैंक से बारो करते, मजीद इन्फ्लेशनरी होता। तो एक अग्रेसिव टारगेट अगर रखा है और बजट डॉक्यूमेंट कह रहा है कि 11 से 13% आगे जाके इन्फ्लेशन होगी, तो फिर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा, वो बढ़ गया तो सूद की अदायगी मजीद बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई तो मजीद खसारा, और फिर प्रॉब्लम ना आ रहा हो, और वैसी जो ग्रोथ का टारगेट है वो 3% से कम का बजट डॉक्यूमेंट में बताया गया है, तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मजीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी आ सकते हैं जिसकी वजह से शरह सूद मजीद बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, बात यह है कि अफरात-ए-ज़र बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ आपके करेंसी की डिप्रिसिएशन है। इस साल जो हुआ, आने वाले साल में आपने अपने बजट स्पीच में ये कमिटमेंट की है कि अगले साल हम करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा कर देंगे, 13 अरब डॉलर से गिराकर सिर्फ 6.5 अरब डॉलर पे ले आएंगे, 50% कमी करने के लिए। और जबकि आपने एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स हटा दिए हैं, तो आपको करेंसी को और इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खुदा न खास्ता करेंसी की डिप्रिसिएशन आने वाले साल इस साल से भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। और अगर इतनी ज़्यादा करेंसी में डिप्रिसिएशन आप ले आएंगे तो अफरात-ए-ज़र में तो यकीनन इजाफा होगा। इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो महदूद है। आपने एक बड़ी मुनासिब पॉलिसी आपने अनाउंस की कि हम पैसा नहीं छापेंगे, हम स्टेट बैंक से नहीं बोरो करेंगे। ये बहुत मुनासिब डिसीजन है आपका। उससे जो इम्पैक्ट होगा अफरात-ए-ज़र पर वो ज़्यादा होगा बनिस्बत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से आपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। तो लिहाजा आपको अपनी इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी के जो हैं उनको समझदारी के अंदाज में इस्तेमाल करना ख़ास तौर पे मुश्किल हालात में करना पड़ता है। तो मेरी राय ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए जो मुनासिब इंसेंटिव्स थे वो हटाकर अब आपकी रिलायंस और ज़्यादा एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन पर हो गई है, और उससे अफरात-ए-ज़र में ख़तरा ये कि और इजाफा हो। एक कंसर्न जो पैदा हो रहा है, अगर अफरात-ए-ज़र में इजाफा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मैंने जैसा कहा कि डेट सर्विसिंग में इजाफा होगा तो शॉर्टफॉल आ जाएगा। हुकूमत कह तो रही है हम स्टेट बैंक से नहीं बोरो करेंगे, अगर 5,500 अरब का वो टैक्स रेवेन्यू नहीं पूरा कर पाते तो जाके स्टेट बैंक से बोरो करना पड़ेगा। बोरो नहीं करना तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे किसी मिनी बजट के तहत, वो भी इन्फ्लेशनरी होगा, बोरो करेंगे वो भी इन्फ्लेशनरी होगा। तो आपको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इवेंचुअली हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इन्फ्लेशनरी प्रेशर और क्रिएट हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट बैंक के पास जाएं या इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएं। इसलिए 5,500 अरब का जो टारगेट है बड़ा टाइट है, उसको पूरा करना चाहिए। जी, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर IMF ने FBR के रेवेन्यूज़ को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में शामिल कर दिया, जो कि पिछले प्रोग्राम में नहीं था, मगर इस प्रोग्राम में अगर ये शामिल हो जाता है, इसलिए कि सारी तवज्जो FBR के रेवेन्यूज़ पे है, तो आपसे वो कहेंगे कि ये शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यूज़ का पूरा करें। तो नतीजा ये होगा कि आपके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है कि सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्ड रेट है 17 से 18, 18 से 19 और ज़रूरत पड़े तो शायद 20 तक भी, एक परसेंटेज पॉइंट बढ़ाने से 70 से 80 अरब आपको मिलेंगे, मगर उसका बोझ कंप्लीटली ज़्यादा आम लोगों पर जाके पड़ेगा। ये बहुत ही नामुनासिब होगा, मगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के चलना चाहिए था। नेगोशिएशन में आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए, एक हम सॉवरेन मुल्क हैं, हम बजट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, हम प्राइमरी डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, किस तरह इसको कम किया जाए ये हम पे छोड़ दें। हम आपके तो उस तरफ तो बैठे हुए थे IMF के एक्सपर्ट, तो ये जो टोटल फोकस सिर्फ FBR रेवेन्यूज पे है ये नामुनासिब है। बहुत गुंजाइश है प्रोविंशियल रेवेन्यूज में, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, आपके पास और जरिए हैं, खर्चे कम करें। आर्मी ने करके दिखा दिया। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो मुख्तलिफ अगर होती तो उससे माशी हालात पर बुरा असर इतना नहीं पड़ता और ग्रोथ की गुंजाइश पैदा होती, इन्वेस्टमेंट में भी कुछ इजाफा हो सकता, एक्सपोर्ट्स में भी हो सकता।
तो मेरी नाचीज़ राय यह है कि ये स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की गई है, ये हालात को देखते हुए और आने वाले दिनों को देखते हुए कुछ ना बना सकते। मतलब साथ में बताइएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हुकूमती वज़रा बहुत संजीदा लेते हैं आपको, आपके आर्टिकल्स को, आपकी बातों को कोट करते हैं, चाहे हम अज़हर साहब हों, उससे पहले सद उमर साहब हों। आप एक और हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो माजी में कर्जे लिए गए उनका एक हाई पावर्ड कमीशन वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। अपोजिशन कह रही है सब डॉक्यूमेंटेड है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा तो आप हफीज़ शेख साहब से पूछ लें, नून लीग कह रही है हमें बुला के पूछ लें। आप समझते हैं कि ऐसे वक्त में फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि आगे जाके मीशत कैसे ठीक करनी है? माजी में ऐसे घपले हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, कर रहे हैं तो दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप अगर पिछले सालों पर अपना रुझान इतना ज़्यादा रखेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। अब खुदा के लिए वक्त आ गया है कि जो हुआ अनफॉर्चुनेटली सो हुआ। यकीनन गलतियां हुई, यकीनन बोझ बढ़ा, मगर आपको तकरीबन 1 साल मिल चुका है। उसमें आप देखिए कि रेवेन्यूज़ में इजाफा नहीं हुआ और जिस रफ्तार से आपने बोरो किया है वो तकरीबन 2 गुना है पिछले हुकूमतों का। तो मजबूरन आप भी बोरो कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त आगे बढ़े, आगे का सोचें, इंशाल्लाह मेहनत करें। हम सब मिलके पाकिस्तान के अवाम जो जितना उनमें पेट्रियाटिज़म है बहुत कम मुल्क में ऐसा आपको नज़र आएगा। और इस तरह करें कि बोझ जो है वो अमीर तबके पे ज़्यादा पड़े। अब आप ये देखिए कि आने वाले साल में जो 1500 अरब का इजाफा है उसमें सिर्फ 30% इनकम टैक्स है, 70% आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से उठा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ तो आम आदमी पे पड़ेगा। तो यह स्ट्रैटेजी भी गलत है। इतनी गुंजाइश है, आप इस वक्त मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देख लीजिए, साल भर में पूरी रेवेन्यू 2 अरब रुपए। ये तो मजाक है। तो इस तरह आपको अपने निज़ाम में स्ट्रक्चरल चेंज, रिफॉर्म लाने का फोकस होना चाहिए। मेरी गुजारिश हुकूमत से ये है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तवज्जो दें। पास्ट में अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हुआ ना था अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना, एक मोतबर इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिनकी राय को कोट किया जाता है। हफीज़ पाशा साहब कह रहे थे हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हुकूमत का दावा है कि हमने अपने अखराजात कम किए हैं। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दावा किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने खर्चे कम किए हैं, मैं सिक्योरिटी के अलावा सारे खर्चे खुद करता हूँ। अपनी कुर्बानियाँ जो किया हमने अपने खर्चे कम किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई मैं सिवाय सिक्योरिटी की वजह की सारा खर्चा मैं अपना करता हूँ। मेरे खर्चे में मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। ये था वज़ीर आज़म का दावा, जिसका हमने कल के प्रोग्राम में जायज़ा लिया था। गुज़िश्ता रोज़ हमने वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफे के हवाले से चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे और ये बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सादगी के दावों के बावजूद वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा हो रहा है और आइंदा माली साल के लिए भी वज़ीर आज़म हाउस का बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज़्यादा मुख्तस किया गया है। अखबारात में ये बात तफसील से रिपोर्ट हो चुकी है। ये तफसीलात सामने आने के बाद वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत आई कि वज़ीर आज़म अपनी ज़ात से मुतालिक अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के बजट और NDMA बजट को मिलाकर ना पढ़ा जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस के बजट में दीगर इदारों का बजट जाहिर करके इसे गलत रंग देने की कोशिश की गई। झूठी खबर के जरिए मौजूदा हुकूमत की किफ़ायत-शारी मुहिम का मजाक उड़ाया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस का बजट 86 करोड़ 28 लाख रुपए है। इसके अलावा हुकूमत के दावा भी सामने आया कि वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में 35% की कमी की गई है और आइंदा माली साल में 13% मजीद कमी कर रहे हैं, कम रखे गए हैं। हुकूमत के इस दावे का हमने एक बार फिर से जायज़ा लिया ज़्यादा करीब से, और जो वज़ीर आज़म हाउस का बजट है उसके नंबर्स को तोड़कर बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया। हुकूमत के अपने ही पेश करदा दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया तो हमें पता चला कि हुकूमत एक दफ़ा फिर गलत बयानी से काम ले रही है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा हुआ है। माली साल 2017 और 2018 में वज़ीर आज़म हाउस के लिए 96 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर इसके बाद माली साल 2018 और 2019 के लिए वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात के लिए 2 करोड़ बढ़ाकर यानी 98 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, मगर खर्च हुए 1 अरब 9 करोड़ रुपए। हालांकि ये वो अरसा है जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी। आपके सामने स्क्रीन पर
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद वजारत खजाना के डॉक्यूमेंट्स हैं। और हुकूमत आ चुकी थी तहरीक इंसाफ की, और वज़ीर आज़म इमरान खान ये ऐलान कर चुके थे कि वो सादगी इख्तियार करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे, 2 मुलाजमीन साथ रखेंगे। शुरू करूंगा अपने आप से। मैं पहले ये जो हमारी 524 मुलाजिम हैं, मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रह रहा। मैंने एक जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जगह है, उनका घर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। 3 बेडरूम का वो घर है। 2 मुलाजिम रखूँगा और ये 2 गाड़ियाँ रखूँगा। वो 2 गाड़ियाँ इसलिए रखूँगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। असल में मैं अपने घर में रहना चाहता था, मैं ये भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं तो मैं आराम से बनी गाला में रह सकता था ताकि कोई भी ख़र्चा ना हो। ये जो गाड़ियाँ हैं इंशाअल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये जो हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो बाहर से मंगवाई हुई हैं महंगी महंगी, इन सब की हम ऑक्शन करवाएंगे। ये सारा पैसा हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, मगर खुद वजारत ख़जाना के दादोशुमार देखें तो आप में से कोई भी जाके चेक कर सकता है, तो रवा माली साल में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा हुआ। 98 करोड़ रुपए रखे गए, खर्च हुए 1 अरब 9 करोड़ रुपए। इसी तरह आइंदा वाली साल के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी मजीद इजाफा ही हुआ है और आने वाले साल के लिए मजीद इजाफा रखा गया है। रही बात वज़ीर आज़म इमरान खान के सिर्फ 2 मुलाजमीन रखने के दावे की, तो वो भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वजारत ख़जाना की अपनी ही बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रवा माली साल के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए हैं, मगर खर्च हुए 35 करोड़ 60 लाख रुपए, और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 38 करोड़ 47 लाख रुपए, यानी साल हर साल इजाफा ही हुआ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तो वज़ीर आज़म का सिर्फ 2 मुलाजमीन रखने का दावा भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह नई बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में जो अलाउंसेस की मद में माली साल 2018 और 2019 में 36 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 44 करोड़ 85 लाख रुपए, और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 49 करोड़ रुपए। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस के ऑपरेटिंग अखराजात में भी कोई कमी नहीं आई है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मद में माली साल 2018 और 2019 के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए, मगर खर्च हुए 18.5 करोड़ रुपए, और आइंदा माली साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़ 80 लाख रुपए। वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी बन रही है, गाय भैंसे गाड़ियाँ बेच दी गई हैं, सिक्योरिटी के अलावा जो स्टाफ है वो भी वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बावजूद ऑपरेटिंग अखराजात रखे गए 12 करोड़ 90 लाख, खर्च हुए 18 करोड़, अगले साल के लिए रखे गए हैं 21 करोड़। हुकूमत की अपनी दस्तावेज़ात गलत बयानी की निशानदेही कर रही हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबर पर बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हो रहा स्पीकर की तरफ से, जो जरदारी साहब का बहैसियत रुकन पार्लियामेंट के नवाब शाह के लाखों लोगों की आवाज़ और उनकी नुमाइंदगी करते हैं वो, तो उनके इस्तेकाक मजरू हो रहा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। साथ साथ 2 और मेंबर्स जो वज़ीरिस्तान के हैं, मैं उस हवाले से भी ये डिमांड करूँगी कि उनके भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं जारी किए जाएं। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर बहुत हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है या तो वो बहुत ही प्रेशर में है, या तो फिर वो ख़ुद बायस्ड हैं, या तो ये तबाही सरकार जो है वो उनके ऊपर हावी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फौरी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बजट पर बहस होनी है और 4 अरकान असेंबली इस बहस में शामिल नहीं होंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर ये हक है नुमाइंदगी का, बजट इजलास है, लेकिन 4 कौमी असेंबली के मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके। तो अगर कल हुकूमत सबको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर असेंबली खुद ही चला लेगी। इसीलिए प्रोडक्शन ऑर्डर की प्रोविजन रखी जाती है कि हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल ना करे कि अपोजिशन को दबा कर असेंबली से बाहर रख कर मनमानी कर सके।
कौमी असम्बली इजलास में कल 4 अरकान असम्बली पेश होंगे या नहीं, ये तो कल पता चलेगा। अलबत्ता आज इस हवाले से खबर जरूर सामने आई। दुनिया अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें स्पीकर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर अगले हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। मगर स्पीकर ने मोहसिन दावड़ और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से मुआजरत कर ली और कहा कि दोनों अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना मेरे बस में नहीं। अली वजीर को 26 मई को गिरफ्तार किया गया, मोहसिन दावड़ 30 मई को गिरफ्तार हुए। इसके बाद असेंबली के इजलास हुए, 24 से 31 मई तक असेंबली सेशन जारी रहा। फिर इसके बाद बजट सेशन के 2 इजलास हुए, मगर इन अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। ये 3 अरकान असेंबली ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, मगर इससे पहले अरकान असेंबली की गिरफ्तारी और फिर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर असेंबली इजलास में शिरकत कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब ये रिवायत बनती जा रही है। आज ही स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2 दिन पहले गिरफ्तार होने वाले नून लीग के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और नून लीग ही के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और वो असेंबली इजलास में शरीक हुए। 10 माह में तकरीबन 7 अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कानून के मुताबिक इन अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और उन्हें ऐवान में पेश किया जाता रहा। 5 अक्टूबर 2018 को अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। 10 अक्टूबर को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। हुकूमती बेंचेस की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद भी सामने आई। फिर शहबाज शरीफ 17 अक्टूबर को असम्बली सेशन में शरीक हुए, खिताब भी किया। इसी तरह 11 दिसंबर को नैब ने रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक को गिरफ्तार किया। 20 दिसंबर को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। 21 दिसंबर को ख्वाजा साद रफीक ने असम्बली इजलास में खिताब किया। इसी तरह उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक भी रुकन पंजाब असम्बली हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने 15 जनवरी को उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते रहे हैं, मगर अब ये मामला कहाँ तक जाए, क्योंकि हुकूमत इस पर एतराज़ भी करती है। माजी में भी हुकूमत एतराज़ करती रही हैं कि जो हक आम शहरी को हासिल नहीं है वो दूसरों को क्यों हासिल है, मुंतखब अरकान को क्यों हासिल है। अहमद बिलाल महबूब साहब सदर पिल्डायत हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर 2 राय हैं, एक हुकूमती हमेशा के जो आम शहरी को राइट नहीं है, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाते हैं, ये इजलास में शिरकत करते हैं, फिर सही तरीके से रहते हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उसमें। मगर एक दूसरी राय ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो लाखों वोटर्स का नुमाइंदा होता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन से महरूम नहीं करना चाहिए वोटर्स को। आप क्या कहिएगा, रिवायत क्या है इस हवाले से? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं पार्लियामेंटेरियन के लिए आम आदमी की निस्बत इसलिए अहम होते हैं कि ये कई लाख लोगों का नुमाइंदा होता है, और अगर ये अपना नुमाइंदगी का फ़र्ज़ अदा ना करे तो फिर वो पार्लियामेंट की मंशा और जमहूरियत की मंशा पूरी नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। अगर तो उसका जुर्म साबित हो गया है और वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो ज़ाहिर है उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो मेंबर है तो वो ज़रूरी है कि वो असम्बली के अंदर आके अपने वोटर्स को उनकी नुमाइंदगी करे, क्योंकि वोटर्स का क्या कसूर है कि वो अनरिप्रेजेंटेड रहें ऐसी सूरत में जबकि उनका नुमाइंदा किसी जुर्म के या किसी शक में वो गिरफ़्तार किया गया है। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन आर्डर की ज़रूरत इसलिए होती है। और ये प्रोडक्शन आर्डर जब भी जारी होते हैं, यानी कोई नई बात नहीं, ये हुकूमत में नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है, बड़े सेलिब्रेटेड केस रहे हैं। मसलन ये कि गौर अयूब साहब के ज़माने में भी ये केस रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब स्पीकर होते थे उस ज़माने में शेख रशीद साहब का, जो उस ज़माने में नवाज़ लीग का एक हिस्सा थे, उनका बड़ा सेलिब्रेटेड केस था। और कोई भी हुकूमत इसे पसंद नहीं करती कि अपोजिशन के जिस आदमी को वो गिरफ़्तार करे या करवाए वो प्रोडक्शन आर्डर की बुनियाद पे असम्बली में आए। लेकिन ये मेरे ख़्याल में जमहूरियत का बुनियादी तकाज़ा है, और अक्सर हमारे स्पीकर बावजूद दबाव के ये काम करते रहे हैं प्रोडक्शन आर्डर का, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये असम्बली के मेंबर का हक़ है कि वो आके अपने हल्का नियाबत की रिप्रेजेंटेशन करे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये एक बुनियादी एक हकूक़ का मसला है और फ़राइज़ का मसला है कि उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी होने चाहिए। सब ऐसा हुआ भी है, ज़ाहिर शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, अलीम खान के जारी हुए प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके अरेस्ट होने के बाद, कामरान माइकल के जारी हुए, आगा सराद दुरानी साहब के जारी हुए। अब मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब के लिए, मुलाकात भी हुई और जो रिपोर्टेड हमने खबर बताई है उसके मुताबिक असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जो अली वज़ीर और हैं उनके लिए उनके इख्तियार में नहीं है। असेंबली रूल्स की शिक 108 के मुताबिक तो स्पीकर और चेयरमैन कमेटी ज़ेर हिरासत रुकन को तलब कर सकते हैं। क्या कहिएगा इस हवाले से?
देखिए, जो इख्तियार की बात आपने आखिर में की है, यानी स्पीकर साहब के इख्तियार की, तो वो तो दुरुस्त नहीं है। स्पीकर साहब के पास इख्तियार है। हाँ, अलबत्ता जो अल्फाज हैं रूल नंबर 108 कौमी असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनके अंदर रूल नंबर 108 के जो अल्फाज हैं वो इस बारे में स्पीकर को ये हक देते हैं कि वो ये डिटर्मिन करे कि क्या ये उनकी हाज़िरी ज़रूरी है या नहीं है। तो ये स्पीकर साहब अपना इस्तेकाक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कानून की स्पिरिट ये है कि हर ऐसे मेंबर के लिए जो अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ उसको असम्बली के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी असूल ये है कि कोई भी हल्का अनरिप्रेजेंटेड ना जाए, यानी उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और उस हल्के के लोगों का कोई कसूर नहीं है कि उनकी आवाज़ उनकी असम्बली में ना पहुंच सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया। महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ख्याल है कि लोगों का हक है कि उनका मुंतखब नुमाइंदा जब तक कन्विक्ट नहीं होता और सीट खाली नहीं करता वो असम्बली में हो। अब देखते हैं कि स्पीकर क्या फैसला करते हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर उस पर बात करेंगे। कल उस खबर के लिए दिन बड़ा अहम है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख में कल अहम दिन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंसेस की समाअत करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास सदर आरिफ अलवी की जानिब से वजीर आजम की एडवाइस पर भिजवाए गए रेफरेंसेस पर बुलाया गया है। यह कानूनी मामला है और इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करना है, लेकिन इस मामले पर वुकला तंजीमों और अपोजिशन का रद्द अमल सामने आ रहा है। वुकला तंजीमों ने कल हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की मुखालफत में एक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, जिसमें उन्होंने सदारती रेफरेंस को गैर आईनी करार देते हुए इसे बगैर किसी कार्रवाई के मुस्तरद करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने लिखा है कि इस रेफरेंस में किसी जगह पर भी बयान नहीं किया गया है कि फाजिल जज ने जजों के ज़ाब्ते अखलाक की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से उन पर ज़ाब्ते अखलाक की पामाली का एक इल्ज़ाम भी नहीं। इसके साथ साबिक चीफ जस्टिस ने अपने खत में सदर और वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर इंक्वायरी 2005 के रूल 14 के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल समेत मुल्क भर के वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समाअत के मौके पर मुल्क भर में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कुंदानी का आज मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि यह हड़ताल हुकूमत के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट बार के दोनों धड़ों और मुल्क भर की वकला तंजीमों ने इस हड़ताल की हिमायत की। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसका कल फुल हाउस का इजलास था, उन्होंने भी आप तक बात पहुंची होगी। यूनानिमसली दोनों ग्रुपों के जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कल पूरे मुल्क में अदालतों का बाइकाट होगा, हड़ताल होगी और हम यौम यकजहती और एहतजाज करेंगे कल के दिन के लिए। जब तक रेफरेंस की कार्रवाई ख़त्म नहीं होती, हमें पता नहीं चलता, हम उस वक्त तक यहाँ बाकायदा पहरा देंगे, हम बैठेंगे। मगर ये बात मैं वाज़े कर दूँ, ये हमारा एहतजाज, हमारा धरना, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के ख़िलाफ़ इज़हार नफ़रत है। उसकी वजह यह है, अगर काजी साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उसको जो FBR है, इनकम टैक्स रिटर्न के जो कवानीन है, उसके तहत उसको पहले वहाँ एग्ज़ामिन करें, उस एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। अब अहम बात यह है कि जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भिजवाया है, मगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के रुकन हामिद खान ने अपने प्रोफेशनल ग्रुप के साथ इस रेफरेंस की मुखालफत कर दी और मुल्क भर के वकला के साथ मिलकर कल की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। ये ऐलान पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और मुल्क भर की नुमाइंदा वकला तंजीमों की जानिब से किया गया है, लेकिन इस मामले ने अब सियासी शक्ल भी इख्तियार कर ली है और कल की हड़ताल के मामले पर आज लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया। इजलास के आगाज पर नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वकला आमने सामने आ गए। हुकूमत के हक और मुखालफत में नारेबाजी शुरू हो गई और इजलास बगैर फैसले के मुलतवी कर दिया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वकला के एक ग्रुप की जानिब से भी हड़ताल के हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दरख्वास्त जमा कराई गई है। वकला का एक ग्रुप कल की हड़ताल की मुखालफत कर रहा है। इस ग्रुप में शामिल वकला अपना ताल्लुक मुख्तलिफ बार से तो जोड़ते हैं, लेकिन किसी बार काउंसिल ने इस वकला एक्शन कमेटी को अपना हिस्सा करार नहीं दिया है। वकला तंजीमों की तरह अपोजिशन जमातें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने पर हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी का आज कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक बाइज्जत जज को ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जा रहा, जबकि गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि बाइज्जत जज को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने कह दिया है कि हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस होता है। काजी फाइज ईसा साहब क्या कह रहे हैं
कि मुझे ड्यू प्रोसेस मिले, इससे बड़ी हकीकत पाकिस्तान में कोई नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जो रिस्पेक्टेड जस्टिस है, वो कह रहा है कि मुझे ड्यू प्रोसेस नहीं मिला। तो शायद अब्बासी को ड्यू प्रोसेस कब मिलेगा? इतनी जुर्रत कि एक साफ और शफाफ किरदार रखने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस बना के उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे है। देखो जरा जुर्रत देखो इस आदमी की, ये सामने नहीं आता, डरपोक है, डरपोक के आजम है, पीछे से छुप के वार करता है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी जजिस के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों को मुशर्रफ का तरीकाकार करार दे चुके हैं। ये सिलेक्टेड जुडिशरी चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्टेबल जजेस के खिलाफ किसी को बताया बगैर, इन्होंने ना पार्लियामान में आकर मुल्क के नुमाइंदों को बोला, अवाम को नहीं बताया, उन जजेस को नहीं बताया जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, और सीक्रेट में ये रेफरेंस फाइल करते हैं। ये इनका नीयत आपको दिखाता है। ये मुशर्रफ के बाकियात मुशर्रफ का रवैया अपना रहे हैं, सिलेक्टेड जुडिशरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कंडेम करता है और पूरे ऑपोजिशन इसको कंडेम करते हैं। ऑपोजिशन के इल्जामात को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने ट्विटर पर ऑपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जज साहिबान से मुताल्लिक रेफरेंस एक आईनी मसला है। मरियम सफदर आईनी मसले को सियासी अखाड़े में ना लाएं। जिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किस वक्त और कहां होगी, इस पर बात करते हैं। जी न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल करीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप वसी तजर्बा रखते हैं, अदालती मामलात को देखते रहे हैं, कैसे ये मामला कल से आगे बढ़ेगा? जी हाँ शाहजेब, कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सदर की तरफ से भिजवाई गई शिकायत के ऊपर पहला इजलास हो रहा है, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस किया गया है। और ये इजलास जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे जो है वो शुरू होगा। और इसमें जो कानून है उसके मुताबिक तरीक़ाकार यही है, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर की तरफ से भिजवाई गई जो शिकायत है उसका जायज़ा लेगी, और आया वो शिकायत जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती है, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, अदालत उनको सुनेगी। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस बात पर इत्मीनान करती है हो या उसका इत्मीनान होता है कि ये जो मामला आया है उनके पास वो जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, तो फिर ऐसी सूरत में प्रेमा फेशाई अगर वो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है, तो फिर ऐसी सूरत में जो जज जिसके खिलाफ शिकायत आई होती है उस जज को एक शो कॉज नोटिस जारी करती है, और उस शो कॉज नोटिस जो है वो उसके मुताबिक जो रूल्स हैं 14 दिन के अंदर अंदर उन फाजिल जज जो जिनके खिलाफ शिकायत हो उनको जवाब दाखिल करना होता है। तो ये तो पहला मरला है जो कि कल होगा। कल जो है वो इस हवाले से इब्तदाई जो है वो समाअत होगी कि आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस शिकायत का जायज़ा लेने के बाद ये समझती है कि इसके ऊपर कार्रवाई मज़ीद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जो प्रोसीजर है जो उस हवाले से हम देखते हैं कि माजी में हमारे पास 3 मिसालें हैं। एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्वैश कर दिया था मेलाफिडे की बुनियाद के ऊपर। जबकि जो दूसरी है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला है कि उनके हवाले से एक रजिस्ट्रार ने नोट पुटअप किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अज़ खुद उसकी कार्रवाई की और जवाब लेने के बाद उनका जवाब सुनने के बाद उनको ओहदे से हटाने की सिफारिश की और कहा कि ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़िम्मे में आता है। जबकि तीसरा जो मिसाल है हमारे सामने वो जस्टिस फ़ारूक इरफान जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका नाम आपको याद होगा कि पनामा लीक्स के अंदर आया था, उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई थी। अब उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई थी उसके अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था कि जब उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया तो फिर उसके बाद जो है वो एक बाकायदा ट्रायल की सूरत में ये हुई थी कार्रवाई,
और उसमें गवाहान भी फ़ारूक इरफान ने अपनी तरफ से पेश किए थे, लेकिन अभी वो दौरान समाअत ही जो है मामला था कि जस्टिस फ़ारूक इरफान ने इस्तीफ़ा दे दिया। और अगर कल दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं? यहाँ पर जो है वो बड़ी जो सूरत हाल है वो इस तरह से आती है कि उसके बाद दो और सूरतें भी आया ये कार्रवाई खुफिया होगी या ओपन ट्रायल होगी। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच जो है, जस्टिस अजमत सईद शेख जो कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो इन्हीं जस्टिस फ़ारूक इरफान के केस के अंदर और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस के अंदर ये करार दे चुके हैं कि अगर, क्योंकि पहले तो ये कार्रवाई जो है खुफिया रखी जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है कि अगर वो जज जिसके खिलाफ शिकायत हो अगर वो कहे तो फिर उसकी बुनियाद पर ये ओपन ट्रायल भी कर सकती है। और उसके भी 3 मरले हैं। पहले मरला तो यह है कि खुफिया कार्रवाई रखी जाए, दूसरा मरला ये कि अगर जज साहब चाहें तो ये ओपन ट्रायल भी हो सकता है, और फिर उसमें भी यह है कि अगर कोई सेंसिटिव मामला जो कि कानून के मुताबिक जैसे दीगर ट्रायल्स के अंदर होता है, अगर वो खुफिया रखना जाए तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये उसकी सवाबदीद होगी कि वो उस हिस्से को इन कैमरा करती है या नहीं करती है। तो इस हवाले से ये चीज़ें हैं, जबकि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है इस हवाले से और भी डेवलप हो चुका है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जिस जज के खिलाफ शिकायत हो उसको अदालती या इंतज़ामी अमूर से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। आपको याद होगा कि मार्च 2007 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ 9 मार्च को रेफरेंस आया था तो उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला आया था उसमें उनको काम करने से रोक दिया गया था, डिपोज कर दिया गया था। लेकिन ये जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच का फैसला और जस्टिस अजमत सईद शेख का जो 5 रुकनी बेंच है उसके 2 फैसले हैं जिसमें यह करार दिया गया है कि किसी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके काम या फ़राइज़ की अदालती इंतज़ामी उससे नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत कल समाअत होगी, वो पहले ही ख़ुद ही जो है वो उन्होंने जो है वो रिक्यूज़ कर लिया कि वो अदालती अमूर जो हैं वो उनकी अंजामदही नहीं दे रहे हैं। तो अब जो है वो कल की कार्रवाई होगी और कल की कार्रवाई के बाद जो है वो डिसाइड होगा। यहाँ पे एक ये भी है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रीमा फेसाई अगर फ़र्ज़ किया जाता है कि जज साहब को नोटिस करती है तो फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पास जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी खुले हुए हैं कि जैसा कि हमने देखा कि फ़ारूक इरफान और जस्टिस जो हैं शौकत अजीज सिद्दीकी उन्होंने भी 184(3) के बाद उन रेफरेंसेस को चैलेंज किया था जिस तरह के जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने किया था। तो ये एक कानूनी उनके पास हक होगा कि वो 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। और जब वो अगर रेफरेंस को चैलेंज करेंगे तो फिर जो कानूनी सूरत हाल बनती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठे हुए जज साहबान जो हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, माजी में हम देखते रहे हैं कि कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता रहा है, तो फिर उस बेंच के अंदर वो फाजिल जज साहबान जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हो वो फिर नहीं बैठते। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। कल का दिन अहम होगा, एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पेशे और इदारे से हो, सियासतदान हो, फौजी हो, जज हो या कोई और, एहतसाब होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। लेकिन जैसे काजी फाइज़ ईसा का मामला इसलिए मशकूक हुआ कि इसका एक पस मंज़र है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सामने आने वाले मामला से ऐसा महसूस होता है कि उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। गुज़िश्ता साल मार्च में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2 साल पुरानी दरख्वास्त को अचानक समाअत के लिए मंजूर कर लिया। उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तकर्रुरी और सुप्रीम कोर्ट में तैनाती गैर आइनी है, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाए। इस दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूरी के बाद वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उस वक्त के चीफ जस्टिस को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 5 अप्रैल को इस दरख्वास्त को पहली ही समाअत में मुस्तरद कर दिया गया। फिर फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के फैसले पर भी तनाज़ा उठा। रवां साल अप्रैल में तहरीक इंसाफ की तरफ से फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील सामने आई। इस अपील में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के कंडक्ट और ज़ात पर सख्त सवालात उठाए गए थे, जिसके बाद फिर वकला का रद्द-ए-अमल सामने आया। तनाज़ा उठने के बाद इस नज़रसानी अपील की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला
ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी, फिर ना वकील ने इस दरख्वास्त की ओनरशिप ली, हुकूमत इस हवाले से खामोश हो गई, फिर नई दरख्वास्त सामने आई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो तमाम बातें नहीं थीं और इस नजरसानी की दरख्वास्त को भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया गया था। इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से एक करारदाद सामने आई जिस पर सख्त तनकीद की गई। इस करारदाद पर जब दीगर सूबों की बार काउंसिल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो पंजाब बार काउंसिल का मौक़िफ़ सामने आया कि यह करारदाद पंजाब बार काउंसिल की ज़ेली कमेटी ने मंजूर की है और इसका पंजाब बार काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वो पस मंज़र है जिसकी बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे गए हुकूमती रेफरेंस पर वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसे एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि मामलात किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या फैसला अदालत की तरफ से सामने आता है। अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसकी समाअत करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।